यकीनन हमें भी जो है वो आपको तकलीफ़ देने की ज़रूरत पेश आती है। सबसे पहले मैं चूँकि मैं इमरान खान की तरह सेंसलेस और इनसेंसिटिव नहीं हूँ, मैं सबसे पहले जितने भी तैयारा हादसे के जो मुतासरीन और शुहदा हैं उनको उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हूँ। जो कोरोना से कल 97 लोग पाकिस्तान के अंदर लुक़मा अजल बने हैं, उनके लिए ताज़ियत का इजहार करती हूँ और साथ में उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी इसलिए करती हूँ क्योंकि हुकूमत जो है वो उनको उनके हाल पे छोड़ चुकी है और हुकूमत का बार बार कोरोना और आवाम के बीच में आने का कोई इरादा नहीं है। इसका इरादे का इजहार वो कई दफ़ा कर चुके हैं और वो जो है इमरान खान साहब बज़िद हैं। गो हमारे मुल्क में अब पिछले जब से ये ईद की शॉपिंग की तैयारी और ये सब कुछ हुआ उसके बाद से अब तक पाकिस्तान के अंदर हज़ारों केसेस में इजाफ़ा हुआ है और डेली 400-500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जो है वो लुक़मा अजल बन रहे हैं। तो ये तमाम बातों के बावजूद मुझे अफसोस ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो चंदा लेने के लिए तो आवाम की याद आ जाती है, जिनको जो है वो हर साल चैरिटी जो है वो अपने इदारों के लिए इकट्ठी करने के लिए तो याद आ जाती है, लेकिन उनको ना तैयारा हादसे के मुतासरीन और वो लवाहिकीन जो आज भी अपने प्यारों की लाशें जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, उनको लाशें नहीं मिल रही, उनके साथ इजहार हमदर्दी नहीं होता। आज तक इमरान खान साहब ने इतनी मीडिया ब्रीफिंग्स की हैं, क्या किसी भी दिन इमरान खान ने कोरोना से मुतासरीन जो लोग हैं या जो फौत हुए हैं किसी एक के लिए भी इजहार ताज़ियत किया है, किसी एक के साथ इजहार हमदर्दी किया है? ऊपर से इतनी ज़िद्दा दलेरी है कि बार बार कहते हैं हमारे तखमीने से कम है। ओ भाई खुदा का वास्ता मुझे बता दो तुम्हारा तखमीना आखिर कितनी लाशों से पूरा होगा, कितनी लाशें पाकिस्तानियों की उठ जाएंगी तो तुम्हारा तखमीना पूरा होगा? ये कहते हुए आपके दिल को कुछ नहीं होता। आप किस तरह के वज़ीर आज़म हैं? आप तो वज़ीर आज़म बनने से पहले हज़रत उमर की मिसालें और फ़रहाद के ऊपर जो है वो कुत्ते की मिसालें देते नहीं थकते थे। आज क्या हुआ? आज आपको इंसान जो ये गाजर मूली नहीं है जो पाकिस्तानी जान से जा रहे हैं, वो आपकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से जा रहे हैं, लेकिन आपको इसका कोई असर नहीं है और आपका एक तर्जुमान उठता है पर दूसरा तर्जुमान उठता है और वो उनको एक ही फ़ोबिया है जिसका नाम है शरीफ फैमिली फ़ोबिया। नवाज शरीफ साहब जो है वो चाय पी लें तब इनकी नींदें हराम हो जाती हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो मीटिंग कर लें तब इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। और सो मच सो अभी मुझे पता चला एक बदबूदार इंजन जो है उसने भी शेख रशीद जिसका नाम है, उसने भी आज बहुत कुछ जो है वो अपनी इखलाकी तरबियत और अपनी बातों के मुताबिक करने की कोशिश की। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके लेवल तक जाना बड़ा मुश्किल है। मेरी सिर्फ गुजारिश यह है कि शेख रशीद साहब बात करते हुए लाल हवेली और उसका बैकग्राउंड ज़रा याद कर लिया करें। उनको पता होना चाहिए जिस लाल हवेली पे वो बड़ा इतराते हैं वो किसकी मलकियत थी और उसके बारे में क्या क्या स्टोरियाँ मशहूर हैं। उन्होंने आज जो है वो अपोजिशन के किरदार उनको कहीं नज़र नहीं आ रहा और उनके मुताबिक जो है हमारी सियासत ख़त्म हो गई है, हमारी सियासत ख़त्म हो गई है, तो बार बार आपको तकलीफ़ क्यों होती है बात करने की? जब हम ख़त्म हो गए तो आपको तो ऐश करनी चाहिए, सब कुछ आपके पास है, आटा चीनी चोर आप अपनी बगल में छुपा के बैठे हैं। हमारी सियासत की आपको बड़ी फिक्र है। सियासत आज भी नवाज शरीफ की एक झलक और शहबाज शरीफ की किसी एक छोटी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी से आपकी जान पे बनाती है। आप जो है वो आपको गशी के दौरे पड़ने लगते हैं। तो ये तो पहले अपनी खातिर जमा रखें। आप पहले भी मुशर्रफ के साथ मिलकर जो है वो सियासी लीडरों की सियासतें ख़त्म करने के दावे कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो वज़रा कराम है इमरान खान की कैबिनेट के, कभी इनको शहबाज शरीफ जो है वो बाथरूम में नज़र आते हैं, कभी इनको जो है वो शहबाज शरीफ पिछले कमरे में नज़र आते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप कहाँ होते हैं? अगर शहबाज शरीफ यहाँ पिछले कमरे में होते हैं या कहीं होते हैं तो फिर आप कहाँ होते हैं? ना करें गंदी बातें, ना करें घटिया बातें, उस पर ना उतरें कि हमें आपको आपके लेवल का जवाब देना पड़े। लेकिन एक गुजारिश मैं इनसे ज़रूर करना चाहती हूँ कि
फयाज चौहान साहब जो इन्हीं की पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने शेख रशीद के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है, उनकी भी वो सरेआम मौजूद हैं, जिसके ऊपर फयाज चौहान के ऊपर बाय द वे टिकटें बेचने का इल्ज़ाम लगा था बलदियाती इलेक्शन के अंदर, और शेख रशीद जो है उसके ऊपर फयाज चौहान ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। हम तो अभी अपनी बात ही नहीं कर रहे, पहले अपने गिरबान में झांकिए, आप खुद क्या हैं। दूसरों पे कीचड़ फेंक कर आप महात्मा नहीं बन सकते। आप जो हैं वो सारी दुनिया को पता है। अभी वो एक हमारे जापान के सदर भी हैं, वो भी आपको पार्लियामेंट के दरवाजे पे मिले थे कुछ अर्सा पहले, उनकी भी गाड़ी के पैसे देने थे। आपने पता नहीं, आप तो खुद कहते हैं आप घर से खाना ही नहीं खाते। आपका तो आलम यह कि घर से खाना खाने के रवादार नहीं है, दूसरों का मेका और वो देखने की बजाय अपना देखिए। ना आपका मेका है, ना आपका ससुराल है, ना आपके कोई आगे है, ना आपके कोई पीछे है, और अल्लाह माफ़ी दे, इससे ज़्यादा बुरी बात कोई हो नहीं सकती। अब मैं एक दो चीज़ें आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ। पहले तो कल शहबाज गिल साहब ने अपनी सियासी इखलाकी तरबियत का भरपूर मुजाहरा किया, और मुझे हैरत यह है कि आप लोगों को हैरत क्यों हुई। ये बदतमीज़ी, ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ है। पहले ये है कि वो टॉक शोज़ के अंदर करते थे, और पता नहीं, मुझे एंकर हजरात जो हैं उनकी बदतमीज़ी सुन भी लेते हैं, बर्दाश्त भी कर लेते हैं। मेरे साथ तो जहाँ जहाँ बैठे मैंने जवाब दिया, जैसा भी जैसा जाहिर है जो जैसी इनको बात करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। लेकिन कल जो उन्होंने किया, अफसोस की बात यह है कि ये जो एहतसाब खुद से शुरू कराना था जिन लोगों ने, आज उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। मेरा सवाल उनसे ये है कि जो सवाल सहाफ़ी ने किया, वो सवाल उनसे पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही है कि क्या उन पर हरासमेंट के केसेस हुए। उसका जवाब हो सकता है हैं, उसका जवाब हो सकता है नहीं। उसका वो जवाब नहीं था जो उन्होंने दिया। दूसरों की माओ बहनों बेटियों पर जाते हैं शहबाज गिल साहब, तो आपकी वालदा के बारे में भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं कह रहे, लेकिन आपकी वालदा के बारे में भी, आपका जो गांव है उसके बारे में हमें बहुत सारी डिटेल मिलते थे कि शायद आपके अंदर थोड़ी सी शर्म और वो बाकी होगी। लेकिन अगर आपको बहुत शौक है तौहीन करने का, तो फिर मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा सख्त जवाब शहबाज गिल साहब को दिया जाना चाहिए था। कल उन सहाफ़ी की तरफ से उनकी हिम्मत और ज़र्फ़ को मेरा सलाम है जिन्होंने इतनी बड़ी बात सुनकर बर्दाश्त कर ली। अब एक मेरा सियासी सवाल है, और मैं समझती हूँ कि सियासी सवाल का सियासी जवाब मिलना चाहिए। ये मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है शहबाज गिल साहब का, जिसके अंदर शहबाज गिल साहब को एजाज़ी हैसियत में मावन खसूसी बराए सियासी रवाबत, मज़े अल्लाह की शान यह है उस आदमी का किसी अपने घर से रवाबत नहीं है, वो सियासी रवाबत पैदा करेंगे, उनका सियासी रवाबत जो है उसका वो मावन खसूसी बने, और वो ऑनररी कैपेसिटी में है। शहबाज गिल साहब, मेरी इतलात के मुताबिक आप पंजाब हाउस में क़याम पजीर हैं। मुझे ये बताइए किस कैपेसिटी में। ऑनररी हैसियत का मतलब यह है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जो मावनीन खसूसी होते हैं वो किसी भी किस्म की जो प्रिविलेज है हुकूमत का वो नहीं ले सकते, इसीलिए उनको ऑनररी कैपेसिटी में अपॉइंट किया जाता है। आप पंजाब हाउस में किस कैपेसिटी में रह रहे हैं, आपका खर्चा कौन उठा रहा है, और आप कल भी जब पीआईडी के अंदर आए आप अपने साथ सरकारी गाड़ी में थे, आपके साथ सरकारी अमला था, आपके साथ सरकारी गार्ड्स थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये नोटिफिकेशन जिसमें आपको ऑनररी कैपेसिटी में जो है वो बनाया गया था सियासी रवाबत के लिए मावन खसूसी, आपका ख़र्चा कौन उठा रहा है। ये सवाल मैंने पहले किया था, आज परमानेंट सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब चाहिए। और ये दूसरों के साथ गलत गुफ्तगू करके आप उन सवालों से, आपको बहुत शौक़ है ना दूसरों का खाया पिया देखने का, दूसरों की माओ बहनों बेटियों में बातें करने का, तो कुछ जो सवालात आपके ऊपर जिनसी हरासगी के हवाले से लगे हैं उनका जवाबात आपको देने होंगे। इस तरह से बदतमीज़ी करके आप नहीं भाग पाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चीनी का जो रिपोर्ट है इसके ऊपर बहुत जो हुकूमत बार बार क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश करती है, उसमें मैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब की शुक्रगुजार हूँ। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट वो भी सामने लेके आए जिसके ऊपर मैंने भी कुछ कोशिश की बाद में इन्वेस्टिगेट करने की, और वो इतनी बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। एक मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। जब ये इन्होंने चीनी बाहर भिजवाने की मंजूरी दी और मीडिया पर ये बात शुरू हुई कि चीनी जो है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है लोकल मार्केट के अंदर, और चीनी जो है उसकी किल्लत पैदा होने का ख़दशा है,
तो आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब खुद मीडिया पे आए और आकर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो अब मीडिया पे जाया करें और जाकर चीनी माफिया को डिफेंड करें। और आपको याद है कि जहांगीर तरीन साहब फिर आए चैनल्स के ऊपर और आकर वो कहते रहे कि जो है वो चीनी का कोई मसला नहीं है। हमाद अजहर साहब की पिछले बजट के बाद फौरी जब चीनी की कीमत में इजाफा हुआ और कहा गया कि चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, जहांगीर तरीन ने इल्ज़ाम लगाया हुकूमत पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान की हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाए हैं इसलिए चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। जहांगीर तरीन साहब फिर आए हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ और आके कहा कि टैक्सेस में इजाफा नहीं हुआ, ये इन्होंने टैक्सेस में इजाफा गवर्नमेंट ने किया है, ये झूठ बोलते हैं कि हमने टैक्सेस में इजाफा नहीं किया। अब जो यूटिलिटी स्टोर्स को जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बात 3 अरब की सब्सिडी पे जो है वो हम रो रहे थे, हम कह रहे थे कि जो ये खुद कैलकुलेट किया है इन्होंने कि 1 रुपये में का इजाफा हो तो 5 अरब रुपये का नुकसान होता है। अभी भी पाकिस्तान की तमाम तर लोकल मार्केट के अंदर होल सेल के अंदर चीनी 85 रुपये से कम अवेलेबल नहीं है। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब ये सारा इशू शुरू हुआ था तो उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दिया था पाकिस्तान की कौम को और उन्होंने सब्सिडी अनाउंस की थी चीनी के ऊपर। हर महीने उन्होंने 2 अरब रुपए की यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए सब्सिडी अनाउंस की थी और उस सब्सिडी के ज़रिए यूटिलिटी स्टोर ने, ये उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव्ड है, यूटिलिटी स्टोर ने जो टेंडर भी दिया उसके मुताबिक उन्होंने चीनी खरीदी 78 रुपये की, जो पहले टेंडर हुआ। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब आए और उन्होंने आके कहा मैं हूँ सर्वाइवर इस कौम का और मैं चीनी जो है वो 67 रुपीज़ 68 रुपीज़ के दूंगा। बाकी जो शुगर मिल के लोग थे इन सब ने 72 रुपये का टेंडर भरा, सब ने एक टेंडर मिल के 72 रुपये का भरा और वो सब्सिडी जो मेरे और आपके टैक्स की कीमत, टैक्स से जो है वो पैसों से इकट्ठी की गई थी, वो सब्सिडी फिर शुगर मिल मालिकान को दे दी गई। इन्हीं की रिपोर्ट के मुताबिक शुगर की कीमत जो है वो 63 और 64 रुपये से ज़्यादा नहीं बनती। अब इसके ऊपर भी शहजाद अकबर साहब तो खैर छुप गए हैं, जब से उनसे कुछ सवालात किए गए हैं वो बेचारे अब शायद मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। और अब ये फिर जो है ये अब शरीफ बरादरान पे, शरीफ फैमिली पे नहीं डाल पाएंगे क्योंकि इस पूरे टेंडर का, इस पूरी सब्सिडी का, इस पूरी बरामद का शरीफ ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। ना कोई चीनी हमने बरामद की, ना कोई चीनी पे हमने सब्सिडी ली और ना ही कोई चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर को बेची गई। अब इसके ऊपर अजीब बात यह है कि वो जहांगीर तरीन साहब कहाँ है, मैं पूछना चाहती हूँ। आपने तो कहा था कि बस ईद की छुट्टियां आ गई हैं, ईद के फौरन बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। आज किसी एक कल्परेट को सजा नहीं दी गई है, सो मच सो कि हाशिम पोपलजई साहब जो शायद सेक्रेटरी थे उनको हटाया गया था इस चीनी की रिपोर्ट के बाद, उनको अब जो है वो पेपरा बोर्ड में लगा दिया गया है। यानी पूरे पाकिस्तान की जितनी प्रोक्योरमेंट होगी, चूंकि उन्होंने शाबाश उनको मिली है चीनी पे जो उन्होंने डाका डाला उसको फैसिलिटेट किया, अब वो बैठकर पूरे पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट किया करेंगे। ये उनको इनाम मिला, जायज़ है। अगर खुसरू बख्तियार को पूरा एक डिवीजन जो है वो अलहदा करके अगर मिनिस्ट्री दी जा सकती है तो उनका भी हक है, उनको मिलनी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपने बेटे के साथ जो है वो लंदन जा चुके हैं और ये जो यहाँ के टार्जन हैं ये टार्जन ही बने रह गए। हम कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे, आज तक किसी के ऊपर ना कार्रवाई हुई ना हो सकती है। और एक और नई बात कि अब जो आटे का बहरान है, मैंने पिछली दफ़ा भी गुजारिश की थी कि आटे का बहरान, आटे का स्कैम चीनी से कहीं बड़ा है और आटे के ऊपर अब नई प्रोक्योरमेंट हुई है, उसके बावजूद आटे की कीमत में 100 से 150 रुपये का इजाफा। और कल मैं देख रही थी नान बाई एसोसिएशन ने भी कह दिया कि रोटी और नान की कीमत में भी उन्होंने जो है वो 2-2, 4-4 रुपये का इजाफा कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ, इमरान खान साहब जब से आए हैं तब से अल्लाह ताला तो उनकी तो नाराज़गी नज़र आ ही रही है, एक नहुसत का तो शिकार हम हैं ही हैं शायद, लेकिन जो इनकी नलायकी और गफलत की सज़ा पाकिस्तान भुगत रहा है। आपने खुद एडमिट किया कि कोरोना के ऊपर जो है वो हम बॉर्डर्स जो है वो नहीं कर सके प्रॉपरली, और आज जो कोरोना के ज़रिए जो लोग जिसका शिकार हो रहे हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है। आप आटा नहीं दे सकते, आप चीनी नहीं दे सकते, आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। और हाँ, आज मैं वंस फॉर ऑल ये जो इनका सादिक और अमीन खान है ना, उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख का वो सादिक और अमीन है
जो फेक एनओसी के ऊपर सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ, मेहरबानी है अदालतें फैसले देती हैं, लेकिन वो फैसले जो है रिव्यू भी हो जाते हैं, वो फैसले वक्त आने के बाद चेंज भी हो जाते हैं, उनके ऊपर दोबारा भी अदालत में जाया जा सकता है। आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिस यूनियन काउंसिल का एनओसी लगाया इमरान खान साहब ने अपनी जो है उसके साथ, और फिर इंटरेस्टिंग पाकिस्तान शायद दुनिया की कोई नई मनी ट्रेल एग्जिस्ट हुई जिसमें मियाँ बीवी के बीच में एक तीसरा राशिद खान आया, और वो राशिद खान के थ्रू जो है वो मनी ट्रेल हुई, और जमायमा बीबी का बेनामी का लेटर आज भी हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद ये सादिक और अमीन जो है इसको कहते हुए ये इनको थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए। कुछ सर्टिफिकेट इमरान खान साहब की ना सादिक और अमीनी के और भी हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो मौजूद हैं। और ये जो सादिक और अमीन खान है ना, इसने अब बाकी तो छोड़िए, बाकी इस पर नहीं जाते, ये इससे साबित है ये जितना बड़ा झूठा और बददयानत आदमी है, इससे इसकी निशानदेही होती है। जितने झूठ बोलकर आया, ये महंगाई से लेकर लोगों को रिलीफ देने से लेकर पेट्रोल की कीमत से लेकर आम आदमी की ज़िंदगी में और नौकरियां और घर देने के, कौन सा झूठ है जो इस आदमी ने हुकूमत में आने के लिए नहीं बोला, और आज वो झूठ की कीमत जो है वो पाकिस्तान भुगत रहा है। और ये कितना बड़ा अमीन है, उसकी अमीनी की दास्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन पूछ रही है। इलेक्शन कमीशन को 5 साल हो गए इसकी अमीनी का सर्टिफिकेट लेके फिर रही है और पूछ रही है कि हमें बता दें कि जो ज़कात और खरात के पैसे आपने खाए वो कहाँ है। इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क का जो घर बनाया, उस घर का उसके ऊपर जो पैसे लगाए, वो कहीं पर भी मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उनके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया उसका जिक्र नहीं है। वो 8 से 10 करोड़ रुपया कैसे लगा, इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। बराए मेहरबानी ये सादिक और अमीन खान से इसका सर्टिफिकेट भी जो है वो लेके दिखा दें। और आखिरी बात जो मैं इस हवाले से और करना चाहती हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये एक लेटर लिखा है जी 21 मई को उस्मान खान बुज़दार साहब के नाम, ये लेटर है मेरे पास, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि नागहानी आफात के अंदर और इस चीज़ की इजाज़त है रूल 66 के तहत कि आप बग़ैर जो पेपरा रूल्स हैं उनको आप बाईपास करके फ़ौरी तौर पर, चूँकि इमरजेंसी है, आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं, इसकी इजाज़त है। लेकिन उसके आगे यही रूल कहता है कि आपको जब आप ये प्रोक्योरमेंट कर लें तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ये तमाम डिटेल्स डालनी होती हैं। आपने क्या ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, कितने पैसों का ख़रीदा, ताकि आम आदमी हम देख सकें कि जो मास्क, जिसका आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि जो मास्क जो है वो थोक में चंद रुपए के मिलते हैं, वो आपने कितने के ख़रीदे, ये हमें पता होना चाहिए। और मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहती हूँ कि हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने भी शायद अभी तक कोई भी डिटेल्स, जो प्रोक्योरमेंट इन्होंने कोरोना के नाम पे की है, कोई भी डिटेल अपनी वेबसाइट्स पे जारी नहीं की। और ये बहुत बड़ी एक वायलेशन है कानून की कि आपको जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं उसका ऑडिट भी होना चाहिए और वो चीज़ें सामने आनी चाहिए, आपने कहाँ से क्या लिया। और इमदाद, जितनी इमदाद आपको कोरोना के नाम पे मिली, वो वैसे कहीं कोई कैलकुलेट करके बता रहा था, जितनी इमदाद का चर्चा हुआ है, और चंदा मज़े की बात यह है, चंदा भी हम दें, कोरोना से भी हम लड़े, मरे भी हम, और अस्पतालों में फैसिलिटीज़ भी हमारे लिए ना हो, लेकिन इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकते, आपने सिर्फ घबराना नहीं है। तो ये जो एक वायलेशन है, ये बड़ी वायलेशन है प्रोक्योरमेंट रूल्स की, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब के कवानीन की, इसको फौरी तौर पर पेपरा की वेबसाइट पे जारी होना चाहिए ताकि मैं और आप देख सकें कि कहाँ से क्या कुछ जो है वो ख़रीदा गया। और दूसरी आखिरी बात मैं ये करते हुए कहना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ अदालत जाए, उन तमाम बातों के बावजूद टार्जन बनने वाला है, ये अजीब कानून है जो इमरान खान के लिए और है, शहबाज शरीफ के लिए और है। इस कानून को हम नहीं मानते। अगर वो हेलीकॉप्टर में केस में पेश नहीं हो सकता, इश्तिहारी होते हुए वज़ीर आज़म हो सकता है, और शहबाज शरीफ जो है वो अदालत नहीं जा सकते, ऐसा कानून नहीं मानते। और ऐसा कानून भी नहीं मानते जो जहांगीर तरीन की चीनी चोरी के लिए और हो और शाहिद खाकान अब्बासी के लिए और हो, ऐसे कानून को नहीं मानते। खुसरो बख्तार के लिए कानून और है और एहसन इकबाल के लिए कानून और है, नहीं मानते हैं ऐसे कानून को। और उसके बाद आप कहें नैब आज़ाद है,
तो ये नैब की जो आज़ादी है ये शायद ये झुंझुना अब मज़ीद आपके काम नहीं आ सकेगा। ये जुल्फ़ी बुखारी हुकूमत में आने से पहले इनके रिकॉर्ड मौजूद है, कहा गया कि जुल्फ़ी बुखारी कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन उनका केस ख़त्म कर दिया गया। फिरदौस बाजी मावन ख़ुसूसी बनने से पहले उनके ऊपर केसेस थे, जैसे ही वो इंसाफ लॉन्ड्री में धुली वो पाक हो गई। बाबर अवान साहब, राजा परवेज़ अशरफ जिसने लेटर्स लिखे अपने वज़ीर कानून को नंदीपुर के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबर अवान के ऊपर केसेस जो हैं वो दायर किए गए, वो जो है वो बरी हो गए। राजा परवेज़ अशरफ आज भी अदालतों को भुगत रहे हैं, और ये अजीब मामलात हैं कि जिसके ऊपर आप दूसरों को और तरह ट्राई करना चाहते हैं। तो अब नैब को, ये जो नैब का झुंझुना है ये आप अपनी जेब में डालिए। ऐसा कानून जो सियासी इंतकाम पे मबनी है, जो पूरी कौम देख रही है, उस सियासी इंतकाम को हम नहीं मानते, और अदालतों से हमेशा आज तक रिलीफ मिला है। डिटेल्स आपको थोड़ी सी अता साहब भी अब ज़रूर बताएंगे। अदालतों के हवाले से हम पहले भी अदालतों से सुरखरू हुए हैं, इंशाल्लाह अब भी होंगे, और इनको पहले भी ज़िल्लत मिली थी, आइंदा भी ज़िल्लत ही मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। शेख रशीद साहब को 3 मुनफरिद एजाज़ात हासिल हैं। नंबर 1, वो तारीख़ के बदतरीन और नाकाम तरीन वज़ीर रेलवे साबित हुए हैं, और इसका सबूत ये है कि जो हर साल रेलवे के बजट की एलोकेशन की जाती है, इस दफ़ा उसमें 50% कटौती की गई, और रेलवे का खसारा इस दफ़ा पिछले सालों के मुकाबले में दुगना हो चुका है। अभी तक जो मुसाफिर झुलस के शहीद हुए थे, उन तहकीकात का कुछ नहीं बना, नहीं सामने आई। हम आज मुतालबा करना चाहते हैं कि वो तहकीकात पब्लिक की जाएं और बताया जाए कि उन मुसाफिरों के झुलस कर हलाक होने का ज़िम्मेदार कौन है। तो ये तो पहला एजाज़ उनको मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि वो तारीख़ के नाकाम तरीन वज़ीर रेलवे साबित हुए हैं। नंबर 2 जो उनको एजाज़ हासिल है, वो उस मखलूक से उनका ताल्लुक़ है जिसने ईद पर आज़ाद होना था, और उस मखलूक का नाम शैतान है जो रमज़ान के बाद आज़ाद होती है। उन्होंने ये नवीद तो सुनाई कि ये टार्ज़न बनने जा रहा है, नैब अपनी नवीद नहीं सुनाई कि मैं मज़ीद लबकुशाई करूँगा और ईद पे मुझे आज़ादी हासिल होगी। नंबर 3 जो मुनफरिद एजाज़ उनको हासिल है, ये तीसरा एजाज़ है जो शेख रशीद के सर जाता है, वो तारीख़ी भगौड़ा होने का एजाज़ है। आसिफ अली जरदारी साहब हयात हैं, उनसे इस बात की तस्दीक करवाई जा सकती है कि जब शेख रशीद साहब बहावलपुर जेल में कैद थे तो किस तरीके से उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की मिन्नत की कि किसी तरीके से उनको वहाँ से हासिल हो जाए, और जो शराइत रखी उन्होंने कहा जी मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। भगौड़ा होने का जो दूसरा एक आपके सामने मैं मिसाल रखूँगा, वो तब की है जब इस मुल्क में एटमी धमाके किए गए। शेख रशीद साहब ने मियाँ नवाज शरीफ की शान में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाए। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद आज भी कई दफ़ा रात को शेख रशीद साहब की जो चापलूसी और खुशामदी तकरीर थी, रात को लेट कई दफ़ा वहाँ पे उसकी गूंज सुनाई देती है। और शेख रशीद साहब ने पाकिस्तान का अजीम तरीन लीडर मियाँ नवाज शरीफ को करार दिया, और एटमी धमाका होने से 24 घंटे पहले मुल्क से फ़रार हो गए, गैर मुल्क जाके बैठ गए, और इस बात का इंतज़ार किया क्योंकि उनको 3-4 खदशात थे। उनको खदशा था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, और ये उन्होंने ख़ुद इसका इजहार किया। और दूसरा उनको खदशा ये था कि कहीं, और मुझे इस बात का भी इल्म है कि उन्होंने अपनी तमाम तर दौलत जो उन्होंने काला धन कमाया है वो भी उन्होंने मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया था। उनको पता था कि क्लिंटन की तरफ से सैंक्शंस लग रही हैं, हो सकता है कि लोगों की जो बैंक अकाउंट्स में जितनी भी दौलत पड़ी है वो मुंजमद कर ली जाए। तो उस खौफ के पेश नज़र उन्होंने भरपूर कोशिश की कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं और हालात ख़राब हों तो मैं बाहर मुंतकिल हो जाऊं। अब इस वक्त उनकी शदीद ख्वाहिश है शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। वो हीले बहाने से कमरे से बाहर नहीं निकल रहे,
हीले बहाने से चाहते हैं, उनको हालात नज़र आ रहे हैं और उनको पता है कि आने वाले वक्तों में जो कोरोना और मईशत का हाल है, उनको पता है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि उनको मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत पड़े। वो हीले बहाने से कभी शहबाज शरीफ साहब छुप गए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, कभी कोई बात कभी कोई बात, तो ये शहबाज शरीफ फोबिया से अब उनको बाहर निकलना चाहिए और हर वक्त एक ही गर्दान, मुल्क में जो भी हालात हों, तर्जुमानों की मीटिंग हो उसका मौजू शहबाज शरीफ, कोरोना की मीटिंग हो उसका मौजू शहबाज शरीफ, काबीना की मीटिंग हो उसका मौजू शहबाज शरीफ। तो शेख रशीद साहब, हम आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, आप बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं, रोज़ मीडिया पे आके शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ करते हैं। आप जैसे भगौड़े को हम इस काबिल नहीं समझते कि साथ भी बिठाया जाए। और दूसरी बात यह है कि आपका माजी इस बात का गवाह है कि आप गद्दार हैं। एटमी धमाकों के वक्त मुल्क को छोड़ना गद्दारी है, एक लीडर के मुंह का बोसा लेना और उसकी पीठ में छुरा घोंपना गद्दारी है, हर इक़्तिदार में आने वाले के पांव छूना और कदम बोसी करना गद्दारी है। तो बात यह है कि इस वक्त हमारे तमाम तर केसेस अदालतों में हैं। इमरान खान साहब की भरपूर ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाए और उसका खमियाजा पंजाब पुलिस ने भुगता। DIG ऑपरेशन लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना करने की सज़ा दी गई और दोनों को अपने ओहदों से हटा दिया गया। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हम मेरिट पे अपने केसेस लड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब का दामन बिल्कुल साफ़ है, हम डट के इनका मुकाबला करेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि कोरोना की वबा इतनी तेज़ी से फैल रही है, हमें तो नैब के नोटिस इमरान नियाज़ी साहब दिलवा देते हैं। जो हद के इज़्ज़त का दावा है लाहौर की अदालत में पेंडिंग है, उस हवाले से मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि वो जुलाई 2017 में दायर किया गया था। इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको पनामा पे बात करने से रोकने के लिए 10 अरब रुपए की ऑफ़र की है। 3 साल होने को आए हैं, 33 दफ़ा इमरान खान साहब के वकील ने वहाँ पे एडजर्नमेंट ली है, कार्रवाई को मुलतवी करवाने की कोशिश की है। हमारी दरख्वास्त अर्ली हियरिंग की 10 जून के लिए मंजूर कर ली गई है और बाबर अवान साहब ने पिछली पेशी पर कहा कि जी ये वबा कोरोना की तेज़ी से फैल रही है, मैं पेश होने से कासिर हूँ। यानी बाबर अवान के लिए और कानून है, शहबाज शरीफ के लिए और कानून है। इस वक्त हमारे जितने भी केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब पहले भी सुरखरू हुए, साफ पानी में बुला के आशियाना में गिरफ्तार किया गया, आशियाना में कुछ ना निकला, सुप्रीम कोर्ट तक बेल हुई और नैब के वकील जो नईम बुखारी जो PTI के रुकन हैं वो नैब के वकील थे, वहाँ उनके पास कहने को कुछ नहीं था। गंदे नाले अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, कुछ नहीं निकला, उसमें भी बेल हुई। अब भी इनके पास झूठे इल्ज़ामात के अलावा कुछ नहीं है। जो कागज़ ये मीडिया पर लहराते हैं, TV पर लहराते हैं, सब झूठी कार्रवाई है, झूठे इल्ज़ामात हैं। अदालतों में इनके पास एक धेले की करप्शन साबित करने के लिए मवाद नहीं है और ना इनको मिल सकता है, क्योंकि है ही कुछ नहीं। ना कोई करप्शन है, ना कोई किकबैक है, ना कोई कमीशन है। आए रोज़ झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम तो छींक मारें तो हमारा नाम ECL में डाल दिया जाता है। क्या वजारत दाखिला उस वक्त सो रही थी जब जहांगीर खान तरीन साहब आला हजरत के जहाज़ ने यहाँ से परवाज़ भरी? क्या उनका नाम चीनी कमीशन में नहीं है? ऑपोजिशन के हर रहनुमा का नाम ECL में डाला गया। इलाज के गर्ज से गए थे तो क्या मेडिकल बोर्ड बनाना ज़रूरी नहीं था? क्या मेडिकल बोर्ड ने तयन नहीं करना था कि इनका इलाज बाहर ज़रूरी है कि नहीं है? 200 अरब की चीनी चोरी उनके ज़िम्मे है और उनका मुल्क से भागना, उसमें इमरान खान शरीक हैं, इस जुर्म के अंदर शरीक मुल्ज़िम हैं, क्योंकि उनकी मावनत से इनको बाहर भगाया गया है। माजी में भी ECL के कानून की धज्जियां उड़ाई गई जब जुल्फी बुखारी को बाहर भिजवाया गया। अब दोबारा
अपने साथ जो चोर बिठाए हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज दोबारा ECL के कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो ये ECL का कानून, क्या इसमें कोई शिक शामिल है जो ये कहती है कि ये सिर्फ शरीफ फैमिली पर लागू होगा, ये सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं पर लागू होगा, और ये इमरान खान और उसके हवारियों जिन्होंने लूट मार कर करके 2 साल में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, ये उन पर लागू नहीं होगा? तो जहांगीर खान तरीन साहब के मुल्क से फ़रार होने का मैं आला अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि नोटिस लिया जाए और वजारत दाखिला से इस पे जवाब तलब किया जाए कि एक मुल्ज़िम मुल्क से फ़रार किस तरह हो गया, और एक ऐसा मुल्ज़िम जो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिया गया अपने मुलाजमों के नाम प्रॉपर्टी रखने के इल्ज़ाम में, उस मुल्ज़िम ने 200 अरब की चीनी चोरी की इमरान खान की मावनत से, और अब इमरान खान साहब ने उसको मुल्क से फ़रार होने में उसकी मावनत की। तो ये चोरों का टोला है जिसको कोई किसी किस्म का दीद लिहाज नहीं है। जब दिल करता है सहाफ़ियों की बेइज्जती करते हैं। एक वज़ीर साहब ने 2 सहाफ़ियों को थप्पड़ मारा, ताक में रहते हैं मुझे कहीं सहाफ़ी मिले तो मैं थप्पड़ रसीद करूं, कोई एक्शन ना लिया गया। पेमरा को कहा गया डॉक्टर दानिश का शो बंद कर दें, कोई नोटिस ना लिया गया। अब शहबाज गिल साहब ने एक सहाफ़ी पर हमला किया। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हामिद मीर साहब के वालिद मरहूम के हवाले से आज बात की। तो ये लोग चाहते क्या हैं? इख्तलाफ राय इनको बर्दाश्त नहीं है, हम इस बात को जानते हैं, इनमें हौसला नहीं है, सकत नहीं है, मगर आए रोज़ लोगों पर हमले करना, हमारे वर्कर्स का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हमारी ये तरबियत नहीं है। हमारी क़यादत ने हमें बड़ा हौसला, सब्र, तहम्मुल का हमेशा दर्स दिया है, मगर जिस तरीके से मामलात को ये चला रहे हैं, हम अपने लोगों को ज़्यादा देर रोक नहीं सकेंगे। ये बात आप बिल्कुल लिख लें। आए रोज़ हमारे लोगों को ज़द्दोकोब किया जाना, जिस तरीके से पुलिस ने धावा बोला, पंजाब पुलिस ने 96H मॉडल टाउन पर हमारे लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ जो सलूक किया गया, जो कि सिटिंग MPA हैं, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, फैमिली सेक्शन में घुस गई पुलिस। 400 पुलिस एहलकार तैनात थे। कोरोना की वबा के दौरान 400 पुलिस एहलकार तैनात थे। क्या कोरोना की वबा नहीं फैल रही? क्या मुल्क में तमाम मसाइल हल हो गए हैं? लग ये रहा था कि एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी मकसूद है, जिसके लिए ये छापा मारा गया है और रेड मारा गया है। और दूसरी तरफ जो असल चोर हैं उनको प्रोटोकॉल देकर जहाज़ पर बाकायदा सी ऑफ करके लंदन भिजवाया जाता है। तो ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। आपको चीनी चोरी का जवाब देना होगा, क्योंकि आपने शॉर्टेज के बावजूद आपको पता था किल्लत है, किल्लत के बावजूद आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। मुल्जिम आप हैं, मुजरिम आप हैं। उस्मान खान बुज़दार साहब ने सब्सिडी दी, वो भी शरीक जुर्म है, और वो इतने मासूम हैं कि जब कमीशन ने बुलाया तो उन्होंने कहा जी मुझे याद नहीं है कि मैं कौन सी मीटिंग में था और मैंने कौन सी सब्सिडी दी। तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि 1985 से लेके 2020 तक ज़रूर इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, मगर जिस साल किल्लत थी उस साल चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर के ज़्यादा रेट होने का फ़ायदा उठा के मकामी मार्केट में किल्लत पैदा करके मकामी मार्केट में भी मुनाफा कमाया गया। 56 करोड़ की सब्सिडी जहांगीर तरीन की अपनी जगह, डॉलर का रेट ऊपर होने की वजह से जो इजाफी उन्होंने कमाया मुनाफा वो अपनी जगह, मगर किल्लत पैदा होने के बाद जो लोकल मार्केट में चीनी बेची, ओवरऑल 200 अरब का मुनाफा कमाया। तो इसका जवाब देना होगा और इस मामले को हम इस तरह जाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, पहले मैं बता देती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि फ़ैसले बहुत सारे आते हैं और वो बाद में रिव्यू भी होते हैं। वो बाद में एक फ़ैसला भुट्टो की भी फांसी का आया था, वो आज तक कंट्रोवर्शियल है, और मुझे ये कहने में कोई और नहीं कि जिस तरह का कंट्रोवर्शियल फ़ैसला पनामा के अंदर आया,
जिस तरह का कंट्रोवर्शियल फैसला भुट्टो की फांसी का आया, वैसा ही कंट्रोवर्शियल फैसला ये सर्टिफाइड सादिक और अमीन का है, जो फेक एनओसी के सादिक और अमीन है। और मियाँ बीवी जो है उसका सर्टिफिकेट मौजूद हो के बेनामी मेरे नाम पे खरीदी, और वाया राशिद खान जो है वो मनी ट्रेल को अगर मौजूद जज साहबान ने बेहतर समझा तो ये एक कंट्रोवर्शियल फैसला है। बिल्कुल मैं कहती हूँ कंट्रोवर्शियल फैसला। आपका सवाल क्योंकि वाज़ेह नहीं था तो ये देखें, इमरान खान साहब का तो कोई दीन ईमान नहीं है ना जी। इमरान खान साहब चपड़ासी कहते रहे, साथ बिठा लिया। तो देखिए, शेख रशीद साहब एक तारीखी भगौड़े हैं और इमरान खान साहब को आदत है, उन्होंने तमाम पार्टियों के जो मुस्तरदशुदा लोग थे उनको साथ बिठाया है। तो शेख रशीद साहब जो भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं और जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इसलिए शेख रशीद ऐसे भगौड़े को हम बिल्कुल साथ बिठाने के किसी सूरत रवादार नहीं है। एक साबित वज़ीर आज़म पर पाकिस्तानी सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कौन करवा रहा है, इसके पीछे मकासद क्या है, क्या 18वीं तरमीम रोल बैक को उनके असल हकीकत क्या है, और नून लीग को भी बात किया गया कि वो भी पूछना होंगे, उनकी रिकॉर्ड नहीं है। पहले तो हम कभी भी इस तरह की गंदी और घटिया मुहिम पर खुश नहीं हो सकते, और मैंने तो कई टॉक शोज़ के अंदर भी इसका जिक्र किया कि ये बहुत ही नामुनासिब बात है। कहाँ मतलब वो सिंथिया और कहाँ बेनज़ीर भुट्टो, ये ऐसे ही है कि जैसे चांद पे थूका जाए। और वो मोहतरमा किस बैकग्राउंड के हामिल हैं, वो क्या कर रही हैं, कौन से वीज़े पे आई हैं, इसकी डिटेल्स पीपल्स पार्टी ने मांगी है। उनकी एक सेनेटर ने जो है वो लेटर्स भी लिखे हैं, मेरा ख्याल है गलानी साहब की फैमिली भी कोर्ट में चली गई है। तो ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। सियासतदानों को ये जरूर देखना चाहिए कि आखिर होता क्या है। चंद सालों बाद एक गंदी और घटिया कैंपेन सियासतदानों के बारे में शुरू की जाती है, और पता नहीं उसका पार्ट कौन कौन बनता है, बहरहाल इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये मोहतरमा जो है ये यहाँ पर कौन फाइनेंस कर रहा है, ये क्या करती फिर रही हैं, इसके बारे में कौम को मालूम होना चाहिए। मुझे आप लोगों से भी गिला है, मीडिया ने बड़ा वन साइडेड स्टोरी चलाई मोहतरमा की, वो देख के जो भी वो कह रही है ज़रूरी तो नहीं वो सच हो, और उनकी बैकग्राउंड भी बता दें, उनकी उनकी जो है वो क्या यहाँ करती हैं, कैसे किससे मिलती हैं, क्या कर रही हैं, ये पूरी डिटेल्स जो है ये कौम के सामने लानी चाहिए, तो तहकीकात होनी चाहिए। तस्वीर भी वायरल हो रही है कि वो वॉक कर रहे हैं, डॉक्टर अदनान है, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है उनकी सेहत की, क्या डॉक्टर की रिकमेंडेशन है कि वो वॉकशॉप करें? डॉक्टर अदनान साहब को मीटिंग हुई हो? देखिए, डॉक्टर्स की शुरू से रिकमेंडेशन थी कि उनको चहलकदमी करनी चाहिए, बट बहुत सारे टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं। आप देखते हैं कि किसी की कीमोथेरेपी हो रही है या कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, तो वो भी उस दौरान उनको वॉक का मशवरा दिया जाता है, बट ऑब्वियसली उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, एक जानिब नैब और दूसरे दायरे सारे मुस्तकिल तौर पे हमजा साहब अंदर है, शहबाज शरीफ के हवाले से जो कुछ किया जा रहा है, दूसरी तरफ जहांगीर जिस बैत में चले गए, तो आप सब समझते हैं कौमी दायरे जो है आज़ाद है, या कभी आज़ाद देखा आपने कौमी दायरे? देखिए, नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो ब्यूरो है उस हवाले से बहुत वाज़ेह है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब की ऑफशोर कंपनीज़ हैं, पनामा में उनका नाम था, उनकी ऑफशोर वेल्थ है, उनकी ब्रॉडबेरी, बेटेक, केटेक, बेला के नाम से कंपनीज सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया कि नैब से ताउन नहीं कर रहे, कॉल अप नोटिस आए, उन्होंने जवाब तक ना दिया, पेशी का कहा गया वो पेश ना हुए, उसके बावजूद जो है उनकी इंक्वायरी बंद कर दी गई। तो नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी दिन ब दिन मज़ीद तायद होती जा रही है, और दिन ब दिन ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान न्याजी साहब के कहने पर नैब कार्रवाइयाँ कर रहा है, और इसमें हमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। जितनी तफसील से अंदर तलाशी ली गई और जिस तरह से चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, शेख रशीद साहब की जहनीत और उनकी अक्ल व फ़हम फ़रासत का जो है वो दाद देनी पड़ेगी इस मामले पे। जी अभी कंफर्म नहीं है, कैसे होगा आपको बता। अच्छा, पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं है, लोगों को इस बात का सामना करना पड़ा चाहिए।
कोई एक चीज़ दस्तियाब है, मुझे उसका नाम बता दें। इस मुल्क में ना आटा दस्तियाब है, ना चीनी दस्तियाब है, ना पानी दस्तियाब है। अब तो कराची में जो है बिजली भी चली गई है और यहाँ पर भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो भाई इस नए पाकिस्तान में कोई भी चीज़ दस्तियाब और नहीं है। कोरोना के हवाले से कोरोना दस्तियाब, कोरोना के हवाले से लाहौर की सूरत हाल मैं आपको बता दूं। कल रात मुझे 3 बजे एक कॉल मौसूल हुई, और ये वैसे आपकी इतला के लिए है, किसी हस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है, अभी यंग डॉक्टर्स प्रेस ICU फुल हैं, और बड़ी मुश्किल रात हमने 2 लोगों का दाखिला करवाया, और इस वक्त दाखिले के लिए लोग मजबूर हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल लो है। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में जगह ख़त्म हो चुकी है। यंग डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस